हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर आप बात कर रहे थे किस प्रकार से आपकी जो बॉडी है वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देती है। काफी सारी चीजें आपने समझ ली इस चैप्टर में, जिसमें आपने यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लिया है, किस प्रकार से होता है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे फंक्शनिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें आपने बात की थी यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? आपने कहा कि जो भी आपकी बॉडी चीजों के प्रति सडन जो यहाँ पर एक्शन लेती है उसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। और जो पाथवे है, जो यहाँ पर क्या था, पाथवे था, यानी कि क्या हुआ, आपकी बॉडी ने स्टिमुलस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया या फिर एनालाइज किया, उसका सिग्नल भेजा गया आपके ब्रेन तक को, वहां से कमांड मिली फिर से आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। ये जो प्रोसेस था पूरा, ये जो पूरा पाथवे था उसे आपने कहा था रिफ्लेक्स आर्ट, जिसमें आपने कुछ इस प्रकार की इमेज यहाँ पर देखी थी। आपको बताया गया था ये इमेज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, चलिए हमारे पास जो हमारा नया टॉपिक आता है वो है मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मसल्स क्या होती हैं। आपने कहा कि जो मसल्स होती हैं, हमारी मांसपेशियां होती हैं, वो क्या होती है, किसके लिए जिम्मेदार होती हैं, मूवमेंट के लिए, गति के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती हैं। कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन यहाँ पर होती हैं, वो क्या होती है, फिक्स अरेंज होती हैं शेप में, और उन्हीं के शेप में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। तो क्या होता है देखिए, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मसल्स का जो आपके पास सेपरेट चैप्टर आएगा तब आप डिटेल में समझेंगे मसल्स को। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन होती है वो कुछ इस प्रकार की लगी होती है। ठीक है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इस प्रकार से प्रोटीन है। अब क्या होता है कि इन्हीं में क्या होता है, इनमें चेंजेस आते हैं। अब ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पर आप मूव करते हैं तो इन प्रोटीन का साइज, यहाँ पर साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? आपने कहा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। क्या हुआ, प्रोटीन पहले इस प्रकार से अरेंज थे यहाँ पर, ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से चेंजेस आए, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। जब आप डिटेल में समझेंगे तब आप अच्छे से जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो देख लेते हैं आपको क्या बताया गया है। आपने कहा मसल्स टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन, यानी कि मांसपेशी ऊतकों में विशेष तंतु होते हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। ठीक है, when a muscles receive a nerve signal, a series of a event is triggered in the muscle। अब देखिए, जब हम मसल्स चैप्टर को पढ़ेंगे तब आप मसल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, तब आप देखेंगे जो मसल्स हमें मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपकी बॉडी में कैसे कंट्रोल बन रहा है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो उसी बेसिस पे आप पढ़ेंगे। तो आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, जब एक मांसपेशी को तंत्रिका संकेत प्राप्त होता है तो मांसपेशी में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, तो आपने क्या कहा कि जब भी यहाँ पर आपकी जो मसल्स होती हैं उन्हें इम्पल्स वहां पे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो वहां पर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपने कहा कैल्शियम आयंस एंटर द मसल सेल्स, इट रिजल्ट इन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट sliding towards each other, and that is how a muscle contract. Contraction is a muscle bring movement in the related organs। अब देखिए, आपने दो चीजें पढ़ी हैं। जब आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिलैक्सेशन हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं कि सिकुड़ना, रिलैक्स यानी कि फिर से अपनी पोजीशन में वापस आ जाना। अब यदि हम कहें, आपने कहा आपके पास यहाँ पे क्या आते हैं, दो चीजें आती हैं, एक्टिन और मायोसिन का नाम आपको बताया गया। तो आपको ये कहा गया है कि जो मसल्स में गति हो रही है, जो आपकी मांसपेशियों में गति होती है वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से गति होती है। कोई भी गति आप कर रहे हैं, चाहे मैं अपने हाथों को मूव कर रही हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो मसल्स हो रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। कैसे होती हैं? तो मैंने कहा कि जो प्रोटीन है वो इस प्रकार से लगी हुई है, एक्टिन और मायोसिन इस प्रकार से लगी है। अब उसमें इस प्रकार से गति होगी आगे और पीछे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर से ये रिलैक्स हुआ। तो इसी प्रकार की गति से यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट पाया जाता है। तो आपको क्या कहा गया, देखिए आपने कहा कैल्शियम आयन मांसपेशी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ठीक है, अब कैल्शियम का यहाँ पे क्या लेना देना है वो आप तब समझेंगे जब आप मसल्स को सेपरेटली चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है,
क्या होता है, जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम आयन कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं आप, मांसपेशियों कोशिकाओं में प्रवेश करेंगे, ठीक है। आप समझ रहे मसल्स क्या होते हैं, अपने टिश्यू पढ़ा है तो आपने कहा मसल्स क्या है, टिश्यू है आपके पास, ठीक है। किससे मिलके बने होंगे, आपने कहा कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। वही आपको कहा गया कि मांसपेशी कोशिकाओं में क्या होते हैं, कैल्शियम प्रवेश करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। कैल्शियम ने जब आपकी सेल्स में, कौन सी सेल्स, आपकी जो मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स में जब एंट्री ली तो क्या होगा, कंट्रैक्शन होता है। एक्टिन और मायोसिन जो ऐसे यहाँ पे अरेंज थे वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं इस प्रकार से, इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, आपने कहा कि जो यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन है उनके शेप में कोई चेंज नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उनके जो उनका जो साइज होता है, शेप नहीं, उनके जो साइज होता है, उनके साइज में कोई भी अंतर नहीं आता है, उनकी पोजीशन में अंतर आ जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, प्रोटीन बड़ी और छोटी नहीं होती है, बल्कि प्रोटीन की पोजीशन वहां पर चेंज होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि जो एक्टिन और मायोसिन थी वो सिकुड़ गई थी, एक्टिन और मायोसिन सिकुड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी पोजीशन जो थी वो इस प्रकार से चेंज हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, और इस तरह मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो आपने कहा कैल्शियम एंटर हुआ सेल के अंदर, और यहाँ पे आपने क्या कहा, जो मसल्स थी उनमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मांसपेशियों में संकोचन से संबंधित अंग में गति आती है, ठीक है। क्या होता है, संकुचन से संबंधित क्या होती है, इसमें गति आती है, मूवमेंट आता है। तो इस प्रकार से आपको बताया गया कि आपकी मसल्स कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, जब भी कोई इंपल्स जनरेट होते हैं तो कैसे वहां पे मसल्स काम करेगी, ये आपको बताया गया है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो ये आपने बात की यहाँ पर मसल्स की, और मसल्स में मूवमेंट किस प्रकार से होता है उसकी। अब आपने बात की दो प्रकार के प्रोटीन की, यहाँ पे बात आती है एक्टिन एंड मायोसिन की। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्टिन एंड मायोसिन जिसकी वजह से आपने कहा कि गति पाई जा रही है, आपके लिए होमवर्क में ये है कि आप ये देखेंगे एक्टिन एंड मायोसिन किस प्रकार की गति को कंट्रोल कर रहे हैं। किस प्रकार की गति से क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने कहा जो एक्टिन एंड मायोसिन है वो किस प्रकार की गति को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, किस प्रकार की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि कैसी गति, ऐच्छिक या अनैच्छिक, किन क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, ये आपको देखना है, आपको पढ़ के आना है, और घर से आपको ये क्वेश्चन करके लेके आना है कि एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन है जो कि आपकी मसल्स में पाई जाती हैं वो किस प्रकार के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, जिसे आप ऐच्छिक और अनैच्छिक भी कहते हैं। चलिए, अब आपके पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, जिन्हें आप कहते हैं ग्रंथि, ठीक है, ग्लैंड्स या ग्रंथि। तो आपने ग्लैंड्स और ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है लाइफ प्रोसेसेस, वहां पे आपने पढ़ा था डाइजेशन, ठीक है। क्या पढ़ा था वहां पे, आपने डाइजेशन पढ़ा था। जब डाइजेशन आपने पढ़ा था तो आपने सलाइवा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आपने कहा था ये जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है ये हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। ये बात हमने की थी, ग्लैंड्स को की अभी हम बात कर रहे हैं। आपने कहा जो ग्लैंड्स होती है, जो ग्रंथियां होती हैं, तो आपने कहा ग्लैंड्स को आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आपने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, आपने लीवर के बारे में पढ़ा था। जब आप डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। आपने लीवर के बारे में पढ़ा था, आपने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा था, यानी कि अग्नाशय के बारे में आपने पढ़ा, यकृत के बारे में आपने पढ़ा, और आपने पढ़ा लार ग्रंथि के बारे में, ठीक है। अब अगर हम देखें इन ग्रंथियों का काम, आपने देखा क्या था, आपने क्या देखा था, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, तो आपने कहा सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सोचिए और बताइए कि सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता था। तो आपने क्या बात की, आपने कहा जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से कुछ सिक्रीट हो रहा था, कुछ श्रावित यहाँ पर हो रहा था, ठीक है। क्या श्रावित हो रहा था,
आपने कहा सलाइवा यहाँ पे स्रावित हो रहा था, यानी कि लार ग्रंथि से क्या निकल रहा है, आपने कहा लार निकल रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि लीवर से क्या निकला था, आपने कहा था बाइल, जिसे आपने क्या कहा था, पित्त कहा था, ठीक है, बाइल निकला था जिसे आप पित्त कह रहे थे, पित्त, ठीक है। अगर मैं कहूँ पैनक्रियास था, तो पैनक्रियास से क्या निकला था, आपने कहा था पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकले थे। तो आप इस बात से क्या आइडिया लगा रहे हैं, आपने कहा जो ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ना कुछ स्रावित कर रही हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे भाग हैं जो कुछ ना कुछ स्रावित कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे हैं, ये भी आप जानते हैं कि ग्लैंड्स क्या हमारी बॉडी का एक पार्ट है, क्या काम है इनका, कुछ ना कुछ स्रावित कर रहे हैं। अब स्रावित कर रहे हैं तो उनका भी कोई ना कोई फंक्शन होगा, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि सलाइवा क्या काम कर रहा था, आपने कहा था यहाँ पर डाइजेशन की हम बात करें तो सारे भी जितने भी जूस आपको दिखने को मिल रहे हैं सारे डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जैसे कि आपने कहा जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा था, वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प कर रहा था। आपने कहा था जो बाइल है वो क्या कर रहा था, यहाँ पे फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी यहाँ पर अलग अलग जो आपके पास न्यूट्रिएंट आते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। इन शॉर्ट आपने क्या कहा, जो डाइजेशन हो रहा है उनमें जो डाइजेस्टिव जूस है, जो पाचक रस होते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो पाचक रस हैं ये स्रावित होते हैं हमारी ग्रंथियों से, हमारी ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है और ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर ग्लैंड, हमने देख लिया है ग्लैंड क्या होती हैं। अब ग्लैंड्स के प्रकार देखते हैं, आपके पास यहाँ पर ग्लैंड्स के जो प्रकार आएंगे वो दो प्रकार यहाँ पर आएंगे, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, क्या डिफरेंस होता है इनमें, देखिए इनमें डिफरेंस इतना होता है, अभी हम डेफिनेशन को देखेंगे। अगर हम नॉर्मली डिफरेंस को देखें, आपने कहा इनमें से एक जो ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, हार्मोन रिलीज करती है। अब हार्मोन क्या होते हैं, अगर हम बात करें, अगर आप सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, आपने कहा सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा था, यानी कि जो लार ग्रंथि थी, लार ग्रंथि से लार स्रावित हो रहा था। क्या लार हार्मोन है, आपने कहा नहीं, लार हार्मोन नहीं है। तो इसका मतलब आपने क्या कहा कि जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो यहाँ पे हार्मोन को रिलीज नहीं करती है, ऐसी ग्लैंड को आप कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं करती है, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करेंगे, हार्मोन को रिलीज करेंगी। क्या होते हैं हार्मोन, आगे चल के हम डेफिनेशन को जानेंगे। तो पढ़ लें हमें क्या क्या बताया गया है, पढ़ लें, इतनी बात समझ लें, इतनी बात आप समझ लें कि ग्लैंड क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है। ग्लैंड के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, दो प्रकारों में हमें पढ़ना है यहाँ पर उस ग्लैंड के बारे में जो कि हार्मोन को रिलीज करती है, और वो ग्लैंड आपके पास आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपने कहा द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना होता है। क्या होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपने कहा डक्ट ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस होती हैं, यानी कि ये अपनी सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में क्या करती हैं, ऐड करती हैं। अब आपके पास क्या आता है, ट्रू, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपके पास आता है किसमें, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, ठीक है। आपने कहा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो, जो देखिए काम दोनों का सेम है, ग्लैंड्स का काम ही क्या है, सिक्रीशन है, श्रावण है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी, ठीक है। आपने कहा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास आती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसे आप कहते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास आती हैं वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में क्या करती हैं, श्रावित करती हैं, आपके रक्त में श्रावित करेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड में अपनी सिक्रीशन को नहीं डालती हैं। जैसे कि आपने क्या देखा, सलाइवा का जो सिक्रीशन हुआ वो आपके ब्लड में नहीं हुआ, आपके मुख में हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं वो हमारे ब्लड में नहीं होते हैं, बल्कि पर्टिकुलर ऑर्गन में होते हैं। हो रहा है, आपने कहा आपके मुख से लार निकल रही है, कहाँ से, आपके मुख में जो
ग्लैंड्स होती हैं कौन कौन सी, 3 प्रकार के आपने क्या पढ़ी थी, लार ग्रंथि पढ़ी थी, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे होता है, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, नीचे ग्लैंड्स होती हैं, 3 पेयर आपने पढ़े थे यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड के। तीनों ही अपना सिक्रीशन क्या कर रहे हैं, आपने कहा सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कर रहे हैं जो कि आपका मुख है। आपके मुख में क्या हो रही है, लार श्रावित हो रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या बात हमने की है, हमने बात की है सबसे पहले हमने कहा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में सिक्रीट करेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर जो वहाँ पे साइट होगी या पर्टिकुलर जो ऑर्गन होगा उसमें क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ही ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। आपने कहा हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगी। हॉर्मोन्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, अब हॉर्मोन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हॉर्मोन्स असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हॉर्मोन्स का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू एवरी nook and corner of the body and hence hormones are needed to affect the control and coordination in those parts। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपकी जो नर्व्स होती हैं वो हर एक पार्ट में क्या करती हैं, वहाँ पे फंक्शन नहीं करती, इसीलिए कुछ कुछ जो पार्ट होते हैं वहाँ पर हार्मोन काम करते हैं। Moreover, unlike nervous control, hormonal control is somewhat स्लोअर, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि जो यहाँ पर नर्वस कंट्रोल होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है, ज़्यादा क्विक होता है, और हार्मोनल जो कंट्रोल होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे उतना क्विक नहीं होगा। चलिए, क्या चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है नलिकाहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को ही आप क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कह रहे हैं। नलिकाहीन होती है, क्यों नलिकाहीन है, डक्टलेस क्यों है, क्योंकि अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ही इन्हें किसमें डालना है, ब्लड में डालना है, इसीलिए इन्हें डक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा अंतःस्रावी ग्रंथि अपने उत्पाद को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में निर्मित होते हैं, ठीक है। हार्मोन मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं और हार्मोन तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण और समन्वय में सहायता करते हैं। तंत्रिकाएं शरीर के हर कोने पर प्रतिक्रिया नहीं करती है और इसीलिए उन हिस्सों में नियंत्रण और समन्वय को प्रभावित करने के लिए हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तंत्रिका नियंत्रण के विपरीत हार्मोनल नियंत्रण कुछ धीमा होता है। ये आपने किसके बारे में पढ़ा है, आपने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें आपने ग्लैंड्स के बारे में जाना, ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में जाना, और टाइप्स में आपने क्या क्या पढ़ा, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया है। आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कीजिए, आगे जब हम बात करेंगे आपके पास धीरे धीरे एग्जाम्पल आते रहेंगे। अभी आपने कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात की है, ठीक है। आगे चल के हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, क्या क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और क्या उनका फंक्शन होता है, जो उनके सिक्रीशन होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है हार्मोन, पढ़ लेते हैं क्या होते हैं हार्मोन। आपके को क्या बताया गया हार्मोन के बारे में, आपने कहा दीज आर केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। क्या होते हैं ये, केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी कि मैसेज देने का काम करेंगे, एज अ मैसेंजर काम करेंगे, और बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। कुछ स्पेशल टिश्यू यहाँ पर होती हैं जो इन्हें सिक्रीट करती हैं, और क्या कहते हैं उन्हें, उन्हें कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, और इन्हीं को आप क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जितने नाम आपके पास आ रहे हैं आपको समझते जाना है। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज, तो ये क्या करेंगे, जहाँ पे भी आवश्यकता होती है वहां पर ये क्या करेंगे, उस ऑर्गन को टारगेट करते हैं और वहां पे एज अ मैसेंजर काम करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। ये बात आप जान रहे हैं कि हार्मोन्स क्या काम यहाँ पर कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपको कुछ बताया गया है। आपने कहा अ डक्टलेस ग्लैंड दैट सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये आप जान रहे हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रही हैं।
आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब आप कुछ ग्लैंड्स को पढ़ लेंगे तब हम बात करेंगे कि क्यों यहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों आयोडीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके पास एक चार्ट आता है, अच्छे से आपको इस चार्ट को समझना है, इम्पॉर्टेंट है। आगे भी जब भी आप बात करेंगे यहाँ पे ग्लैंड्स की, आपके पास ये जो चार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स के नाम आपको दिए गए हैं, प्लस लोकेशन उनकी कहाँ पे है वो आपको बताई गई है। उसके बाद आपको बताएगी कि हार्मोन क्या क्या प्रोड्यूस ये करते हैं। उसके बाद आपको ये बताया गया कि फंक्शन क्या है उन हार्मोन्स का। ठीक है, आपके पास क्या आती है, सबसे पहले ग्लैंड्स आई है, लोकेशन आई है, हार्मोन कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे और इन हार्मोन्स का काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उससे पहले आपको एक इमेज देखनी है, ये इमेज देखिए, इसमें आपके पास सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आई हैं जो कि आपको अभी पढ़नी है। ठीक है, ऊपर से आप ध्यान देंगे कौन कौन सी ग्लैंड आपके पास आई है। आपने कहा पिट्यूटरी आपके पास आती है, पीनियल ग्लैंड आपके पास आती है, थायराइड ग्लैंड आपके पास आती है, थाइमस है, एड्रिनल है, पैनक्रियाज है, ओवरी है और टेस्टिस है। ठीक है, ये आपके पास क्या आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जल्दी से आप एक डायग्राम बनाएंगे और इन ग्लैंड्स के नाम लिख लेंगे, देखेंगे कौन सी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, आपने कहा कहाँ पे है, आपके मस्तिष्क की बात हो रही है, आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाएगी, आपके ब्रेन में पाई जा रही है। ठीक है, लोकेशन आप समझ रहे हैं। दूसरी ग्लैंड आपके पास आती है थायराइड ग्लैंड, कहाँ पे है, आपके जो गले का जो पोर्शन है जहाँ पे आपको ट्रैकिया मिलता है वो वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो आपकी ग्लैंड आती है वो है थाइमस। थाइमस आप देखेंगे जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहां पे आपको थाइमस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड आप देख रहे हैं, आपकी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कोन शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में आपको कोन शेप का स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद आपका आता है पैनक्रियाज, कहाँ पे होता है पैनक्रियाज, अगर पैनक्रियाज की स्थिति पोजीशन आपसे पूछी जाए तो पैनक्रियाज कहाँ पे होता है, जब आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था तब आपने पैनक्रियाज के बारे में यहाँ पर बात की थी। ठीक है, कहाँ पे होगा अगर आप देखेंगे तो जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था तो आपने स्टमक को बनाया था इस प्रकार से, ये आपका स्टमक हो गया है इस प्रकार से, और यहाँ पे आपने कहा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आपने क्या कहा था, पैनक्रियाज कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, हमने कहा कि ग्लैंड्स आपके पास दो प्रकार की आती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जब हमने बात की थी एक्सोक्राइन की तो हमने कहा था एक्सोक्राइन क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को ब्लड में नहीं सिक्रीट करते हैं बल्कि पर्टिकुलर साइट पर सिक्रीट करते हैं। उसमें एग्जाम्पल में हमने कहा था स्लाइवरी ग्लैंड, हमने बात की थी लीवर की और हमने बात की थी पैनक्रियाज की। अब आप कहेंगे कि कुछ देर पहले तो हमने कहा था कि पैनक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रेशन को क्या करती है, ब्लड में नहीं सिक्रीट करती है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पैनक्रियाज को एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि पैनक्रियाज क्या है, दोनों प्रकार की ग्लैंड आपके पास आती हैं, एक्सो भी और एंडो भी, यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट, दो पार्ट होते हैं यहाँ पर किसमें, पैनक्रियाज में। जब हमने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा था आपने पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर भी वहां पर देखा था, आपने कहा था कि दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं पैनक्रियाज में, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है जो कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन वहां पर करेगा, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है जो कि एंडोक्राइन सिक्रीशन वहां पर करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करेगा, ये तो आप पढ़ लेंगे। होमवर्क आपका क्या है कि एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या था, एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसका सिक्रीशन यहाँ पर क्या रहा होगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने नोट्स खोलने हैं, देखने हैं कि पैनक्रियाज वाला पोर्शन कहाँ पर आता है, उसके क्या क्या सिक्रीशन आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट आपके पास आती है यहाँ पे ओवरी एंड टेस्टिस, जिसका कि आपको क्या करना है, आप सारे जो आपके पास जितनी भी ग्लैंड्स आई हैं उनकी पोजीशन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए और उन्हें ड्रॉ कीजिए। चलिए अब आपने नोट कर लिया होगा सारी ग्लैंड्स को यहाँ पर।
तो हम यहाँ पर जो आपके पास चार्ट है, चार्ट को पढ़ने से पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि कौन सी जो ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट यहाँ पर कर रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल होता है, कौन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? आपने कहा हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ चुके हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखेंगे ब्रेन का आपने डायग्राम बनाया होगा, हाइपोथैलेमस की पोजीशन क्या है। तो दूसरी बात हमारे पास आती है कि हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन करेगी, यानी वो हार्मोन जो कि आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लंबे हैं या आप छोटे हैं, किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ हार्मोन पे, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, आपने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि क्या कर रही है, एक हार्मोन को रिलीज कर रही है और उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर किसी की हाइट बहुत अच्छी खासी है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छे से रिलीज हुआ है। किसी की हाइट कम है, इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या है, कम रिलीज वहां पर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, कहाँ पे पाया जाता है, ये पोजीशन आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कहीं कहीं कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के गले में क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इस प्रकार से गुठलियां बन जाती हैं, ग्वाइटर जिसे आप कहते हैं, किसकी कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से यहाँ पर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, आयोडीन अपने खाने में ऐड करना चाहिए। अभी के लिए आप एक जनरल आइडिया लीजिए कि किस ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है, हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पर कि क्या फंक्शन होगा थायरॉक्सिन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है थाइमस। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके कुछ जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में आपने कुछ सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कि कुछ सेल्स होती हैं जो कि बोन मैरो में क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो थाइमस होती है, थाइमस में वो सेल्स आती हैं, इम्यून सेल्स, और वहां पे वो एक्टिव भी होती हैं, डेवलप भी होंगी और एक्टिव भी होंगी, यानी कि मेच्योर भी होती हैं और क्या होती हैं, वहां पे एक्टिव भी होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझने कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सेल्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या कहा, थाइमस क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड आती है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड, एक हार्मोन आपने सुना होगा एड्रीनलिन, जिसे आप क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ रहे थे, आपने जब पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे। ठीक है, क्या होते हैं दोनों, वो आपने समझने हैं। वहां पर हमने एड्रेनलिन की बात की थी, और एड्रेनलिन क्या होता है, आपका इमरजेंसी हार्मोन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इमरजेंसी में ही रिलीज होता है। आपने कहा, आपने सडन कोई ऐसी चीज देख ली जिससे आप डर गए, जैसे कि आपके सामने सडन एक शेर आ गया है, आपकी बॉडी में क्या हुआ, एड्रेनलिन रिलीज हुआ, उसने क्या किया, आपकी हार्ट रेट को बढ़ा दिया है, आपके बीपी को बढ़ा दिया है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग होने लगी है, सारे चेंजेस यहाँ पर होने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो ग्लैंड आती है वो है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज क्या रिलीज करेगी, आपने कहा इंसुलिन। आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा, क्या होती है इंसुलिन, क्या फंक्शन होता है इंसुलिन का। आपने कहा आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है इंसुलिन। क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो शुगर होगी उसे कैप्चर करके रखता है, ताकि आपके ब्लड में शुगर के लेवल ज्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती हैं टेस्टिस, और आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो टेस्टिस होती है एक हार्मोन रिलीज करती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ओवरी आती है, जिसमें आपने कहा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ये तो आपने एक ओवरव्यू लिया, एक जनरल आइडिया आपने लिया है कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास आती है, क्या रिलीज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे। आपके पास एक चार्ट आया है, उसी प्रकार से आप चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, फंक्शन यहाँ पर क्या है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।